पंचायत लग चुकी थी। हर तरफ लोगों में बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। सब जानना चाहते थे कि लल्लन के हक में क्या फैसला सुनाया जाएगा, जिसने अपनी 17 साल की बेटी का सौदा कर दिया था। सिर्फ 10,000 के बदले उसने जुए में अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया था। और जब जीतने वाला बिमलेश रात के अंधेरे में उसकी मासूम बेटी को खींच कर ले जाने लगा, तो धानी के रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिमलेश के आगे बोलने की। वो बिगड़ा हुआ बदमाश था। वेदांत चौधरी ने बिमलेश को भी सजा के तौर पर गांव से बेदखल कर दिया था और वो पास वाले गांव में रहता था। लल्लन से उसकी दोस्ती थी। उसकी नज़र शुरू से ही धानी पर थी। उसने जानबूझकर धानी पर दांव लगाया और वो जीत गया था। और अब वो धानी को पूरे हक से खींच कर ले जा रहा था। कुछ लोगों को धानी पर तरस आया और उन्होंने पास के गांव में रहने वाले वेदांत चौधरी को बुला लिया, क्योंकि सब जानते थे वेदांत चौधरी ही इस लड़की को इस बदमाश से बचा सकता था। वेदांत चौधरी की जीप लल्लन के दरवाजे पर आकर रुकी तो लल्लन घबरा गया और घर के पिछले हिस्से से भाग गया। बिमलेश भी भाग गया, लेकिन आज लल्लन को सज़ा सुनाई जानी थी, क्योंकि वेदांत उसे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला था। आसपास के गांव में वेदांत चौधरी का पूरा रौब और दबदबा था। वो कभी भी किसी औरत के साथ अन्याय नहीं होने देता था। अन्याय करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी और आज सज़ा लल्लन को मिलनी थी। अचानक करीब ही एक जीप रुकी। जीप का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला। 28 साल का खूबसूरत और बेहद दबंग मर्द, जिसके चेहरे पर गंभीरता और रौब साफ दिख रहा था। ये सब उस पद की वजह से था जो उसे दिया गया था। सरदार वेदांत चौधरी अपनी बड़ी सी काली शॉल को कंधों पर लपेटे, पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहने वो धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचा जहां फैसला सुनाया जाने वाला था। और सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही सबने हाथ जोड़ दिए, गर्दनें झुका लीं और उसके सम्मान में जय जयकार करने लगे। वो अपनी खूबसूरती से तराशी गई घनी मूँछों को तार देता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो नरमी दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लल्लन थर थर काँप रहा था। उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। सरदार वेदांत चौधरी से बच पाना नामुमकिन था। ऊपर से उसने ये गुस्ताखी कर दी थी कि जुर्म करने के बाद भाग गया था, मगर वेदांत चौधरी के आदमियों ने उसे रातों रात ढूंढ निकाला और उसके सामने लाकर उसे पेश कर दिया था। और आज उसका फैसला सुनाया जाना था। वो सामने लगी कुर्सी पर टांग रखकर बैठ गया। कोई आखिरी ख्वाहिश या कोई आखिरी बात जो तुम कहना चाहते हो, क्योंकि इसके बाद शायद ज़िंदगी तुम्हें मोहलत न दे। सरदार वेदांत चौधरी की ये हड्डियां जमा देने वाली बात सुनकर लल्लन के तो होश ही उड़ गए थे। वो और ज़्यादा कांपने लगा, अपने हाथ जोड़ दिए और जल्दी से आकर उसके पैरों में गिर पड़ा। चौधरी साहब, मुझे बख्श दीजिए। मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। माँ का साया तो बचपन से ही उससे छिन गया था, अब बाप का साया भी उससे मत छीनिए। वो अपने चेहरे पर मासूमियत और बेबसी लाकर उसे एक उम्मीद भरी नज़र से देखने लगा कि शायद वेदांत चौधरी को उस पर तरस आ जाए। बस यही या कुछ और भी कहना है? उसने बिल्कुल बेरुखी से कहा और लल्लन एकदम सोच में पड़ गया। भला इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? वो जानता था कि वेदांत चौधरी अंदर से एक नरम दिल इंसान है। औरतों के मामले में शायद उसे उस पर तरस आ जाए, इसीलिए उसने अपनी बेटी का हवाला दिया था। पहली बात, तुम्हारी बेटी तुम्हारे मरने के बाद अनाथ नहीं होगी, क्योंकि वो बालिग है। जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके 18 साल के पूरे होने में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। और दूसरी बात, अगर तुम्हें उसके अकेले रहने का डर है तो उसका हल भी निकाल लेते हैं। मैं अभी इसी वक्त उसका विवाह अपने ख़ास नौकर कमल से करवा दूंगा। वो मेरी हवेली में मेरी सरपरस्ती में रहेगी, इसलिए तुम सुकून से मर सकते हो। ये कहते ही उसने अपने पास खड़े एक गार्ड को इशारा किया जो 40-45 साल का था। बोलो कमल, क्या तुम इसकी बेटी से शादी करोगे? वेदांत चौधरी की बात सुनकर पूरे मजमे में एक सन्नाटा फैल गया। हालात काफ़ी दिलचस्प हो चुके थे। लल्लन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके इस मसले का हल वेदांत चौधरी इतनी आसानी से दे देगा। वो तो बस अपनी मौत टालना चाहता था, माफ़ी मांग रहा था, खुद को बचाने के लिए अपनी मासूम 17 साल की बेटी को बीच में लाया था। मगर वेदांत चौधरी उसे बख्शने के मूड में नहीं था। उसने कुछ लोगों को इशारा किया, जाओ और लल्लन की बेटी को पूरे सम्मान और आदर के साथ यहाँ लेकर आओ और शुभ विवाह की तैयारियां की जाएं। अभी और इसी वक्त उसका विवाह मेरे इस खास नौकर कमल से होगा और उसके बाद तुम्हारा फैसला होगा लल्लन
कि तुमने अपने नाम की कितनी बेइज्जती की है। तुम जैसे इंसान का इस गांव में रहना मुझे गवारा नहीं, बल्कि इस धरती पर रहना भी मुझे मंजूर नहीं। इसीलिए मैं सबके सामने तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। ये कहकर वो उठकर अचानक खड़ा हो गया। वेदांत चौधरी के मुंह से निकली हर बात पत्थर की लकीर होती थी और लल्लन ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे बेहोशी जैसे दौरे पड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद एक काली चादर में लिपटी दुबली पतली सी लड़की वहां लाई गई। उसने अपना चेहरा ढक रखा था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं जो रो रोकर सूज चुकी थीं, जिनमें अनगिनत जागी हुई रातों का थकान भरा असर था। लेकिन उन सूजी हुई आंखों की खूबसूरती हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। काली कांच सी चमकती आंखें और उन आंखों पर मुड़ी हुई काली घनी पलकें, रोने की वजह से हल्का गुलाबीपन उन आंखों को और भी कातिल बना रहा था। वेदांत चौधरी ने सिर्फ एक नज़र उस लड़की की ओर उठाकर देखा था और उसकी नज़रें उसकी उन काली आंखों से उलझ कर रह गई थीं। क्या किसी की आंखें इतनी खूबसूरत भी हो सकती हैं? एक पल के लिए बस उसके मन में ख्याल आया था। उसकी नुकीली पतली उंगलियों ने काली चादर कसकर थाम रखी थी। दूर से ही उसका कांपता हुआ वजूद वेदांत चौधरी को डगमगाता हुआ महसूस हुआ। वो उसकी काली आंखों में एक पल के लिए देखकर जैसे ठहर गया था। वक्त जैसे रुक गया था, दिल की एक धड़कन मिस हुई थी। उस छोटी सी लड़की को जो कुछ ही दूरी पर खड़ी अपनी जिंदगी के फैसले और अपने बाप की सजा के इंतजार में खड़ी थी। वो अपनी विनती भरी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। अचानक उसके आंसू की एक बूंद लुढ़क कर चादर में समा गई, या शायद सीधे वेदांत चौधरी के दिल में उतर गई। उसने अनायास ही नजरें इधर उधर फेर लीं। वो फैसला सुना चुका था और अब उससे हट नहीं सकता था, चाहे दिल लाख बगावत क्यों न करे। मालिक साहब, रहम कर दीजिए। मेरी बेटी सिर्फ 17 साल की है। आप उसकी शादी किसी 40-50 साल के आदमी से कैसे कर सकते हैं? वरना गांव में सब यही कहेंगे कि आप कितने जालिम इंसान हैं। लल्लन ने हिम्मत करके एक और दाव फेंका। बात तो तब बनेगी जब आप खुद मेरी बेटी से विवाह करें, तब मैं खुशी खुशी मौत को गले लगा लूँगा। उसने एक ऐसी शर्त रख दी जो वेदांत चौधरी शायद कभी पूरी न करता। लेकिन वो बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। वेदांत चौधरी एकदम से सीधा खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में ऐसी धमक, ऐसी कठोरता और साथ ही ऐसी अजीब सी मुलायम आग थी कि पूरा मजमा जैसे सांस लेना भूल गया। मैं इसी वक्त इस लड़की से विवाह करने को तैयार हूँ। पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ इसे अपना नाम दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उसका दिल अचानक कोई गहरी मुराद पा गया हो। उसे पहली नज़र में ही उस लड़की से एक अजीब सी कसक और उसकी गहरी काली आंखों से एक खामोश सा इश्क हो गया था। और लल्लन ने तो जैसे अनजाने में उसकी मुश्किल ही आसान कर दी थी। लल्लन का मुंह अबाक खुला रह गया। वो वेदांत चौधरी को ऐसी बात कहते सुनने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। गांव के लोग एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगे, ये क्या हो गया? ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन है, या हम सच में किसी फिल्म की शूटिंग में आए हैं। लेकिन सामने काली चादर में लिपटी वो लड़की एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई, जैसे उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। उसकी काली आंखें हैरानी से फैल गईं। दिल धक धक करता हुआ उसकी छाती में कांप रहा था। इस फैसले से उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी उभर कर आई थी जो वेदांत चौधरी ने साफ महसूस की थी। वो शायद कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। और कुछ ही देर बाद वेदांत चौधरी का विवाह लल्लन की बेटी धानी से तय हो गया। और उस पल हवा तक रुक गई, जैसे किस्मत खुद उनकी कहानी लिख रही हो। वो अपनी पड़ोस की सरला चाची के साथ पंचायत में आई थी। उसे क्या पता था कि एक ही पल में उसकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाएगी। उसके बाप को मौत की सज़ा सुनाई जाएगी और उसकी अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बिना तय कर दिया जाएगा। लेकिन वो अपने साथ इतनी बड़ी ज्यादती हरगिज नहीं होने देगी। अचानक उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा की। वो सीधी वेदांत चौधरी के सामने आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि आसपास खड़े लोग भी खामोश हो गए। उसे इन चौधरी लोगों से कोई डर नहीं था जो गरीबों की किस्मत अपनी उंगलियों पर नचाते थे। मैं इस विवाह को स्वीकार नहीं करूंगी वेदांत चौधरी। उसकी आवाज़ गूंज की तरह उठी, तेज कांपती हुई मगर बिल्कुल निडर। मैं आपके किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। अगर मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया था तो उसकी सज़ा देने वाले आप कौन होते हैं, जबकि मैं खुद उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ। वेदांत की आंखों में एक पल के लिए हैरानी तैर गई। पूरे गांव में सरगोशियां फैल गईं। किसी ने ऐसी हिम्मत न वेदांत के सामने देखी थी और ना ही सुनी थी।
वो चाहे मुझे बेचे, मेरी बोली लगाए, मैं उनकी बेटी हूँ। और रही बात मेरे विवाह की, तो मैं किसी भी हाल में खुद को एक जालिम इंसान के हवाले नहीं करूँगी। उसकी आवाज़ टूट रही थी, मगर हिम्मत 1 इंच भी कम नहीं हुई। चाहे मेरे बाप की जगह मेरा सिर उतार दिया जाए, मैं आपकी कही एक बात भी नहीं मानूंगी। वेदांत चौधरी एक पल को पत्थर बन गया। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरत और घायल अहंकार साफ दिख रहा था। आज तक किसी ने उसके फैसले को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी, और ये नाजुक सी लड़की सीधी उसकी आंखों में देखने की जुर्रत कर रही थी। कुछ देर पहले जो पहली नज़र का इश्क उस पर चढ़ा था, वो उसके गुस्से की गर्मी में जलकर राख हो गया। वो भारी कदमों से लड़की की ओर बढ़ा। माहौल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हवा भी डरी खड़ी हो। तुम पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ? वो झुककर उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला। या फिर खुद को कोई दूध पीती बच्ची समझ रही हो कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं इस गांव का सरपंच वेदांत चौधरी हूँ। इस गांव में इंसाफ को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है, और इंसाफ यही कहता है कि इस आदमी को अभी इसी वक्त मौत की सज़ा दी जाए। ये सिर्फ तुम्हारा गुनहगार नहीं, इस पर कई पुराने केस भी दर्ज हैं, और जिनकी एक ही सज़ा है, मौत। और वैसे भी वो तुम्हारा असली बाप नहीं, बल्कि सौतेला बाप है। इसलिए उसे कोई हक नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी अपने मतलब के लिए दांव पर लगाए, तुम्हें बेच दे या जुए में हार जाए। खबरदार अगर मेरे फैसले को चुनौती देने की कोशिश भी की तो। वेदांत चौधरी की भारी आवाज़ पूरे मजमे में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया हो। और रही बात शादी की, तो वो तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर रहा हूँ। इस गांव का सरपंच होने के नाते मेरा हक है कि तुम्हें तुरंत किसी की निगरानी में दे दूं, और तुम मेरी नियत पर शक करने लगी हो। अपनी किस्मत पर गर्व करने की बजाय मुझ पर उंगली उठा रही हो। उसकी आवाज़ बिजली की तरह गिरी, मगर उस लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल चट्टान की तरह वेदांत के सामने खड़ी थी, डर से कोसों दूर। मैं कोई कमज़ोर औरत नहीं हूँ वेदांत चौधरी, उसने तल्खी से कहा। मैं खुद इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। कोई भी कबीला, कोई भी धर्म का ठेकेदार मेरी मर्जी के बिना मेरा विवाह नहीं करवा सकता। तो फिर आप कौन होते हैं? अब वो साफ साफ वेदांत चौधरी को खुली चुनौती दे रही थी। अचानक सरला चाची घबराई हुई उसके पास आई और वेदांत चौधरी के आगे हाथ जोड़ दिए। चौधरी साईं, इसे माफ़ कर दीजिए, ये नादान है। हमें आपका हर फैसला मंजूर है। आप अभी के अभी इससे विवाह कर लें। वो डर से कांपती हुई विनती कर रही थी। वेदांत, जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, जैसे उनकी बातें सुनकर होश में आया। तुम्हारे सरपरस्त, तुम्हारे बाप का नाम खुद तुम्हें मेरे विवाह में देने को तैयार है, इसलिए तुम्हारे इनकार की कोई अहमियत नहीं। ये कहकर वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसे अब हर हाल में इसी लड़की से शादी करनी थी, जिसने उसके सामने खड़े होकर उसकी सत्ता और उसके अहंकार दोनों को खुला चैलेंज दिया था। वो सरदार भानु चौधरी का बेटा था, जिद और गुरूर में अपने बाप से भी 2 कदम आगे। अब वो किसी भी कीमत पर धानी से पीछे हटने वाला नहीं था। सरला चाची उसे बाजू से पकड़कर पीछे ले गई, मगर वेदांत की आंखों में वो सख्ती और भी गहरी हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वेदांत चौधरी और धानी का विवाह पूरी रस्मों के साथ संपन्न हो गया। अग्नि के सामने 7 फेरे लेते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी कसक और तसल्ली थी, जैसे अपने दिल को ये यकीन दिला रहा हो कि जिद्दी और हठधर्म लड़की सिर्फ उसकी है। विवाह के कागजात पर दस्तखत करते हुए उसकी उंगलियों में भी एक अजीब सी शक्ति थी, मानो अपनी जीत पर आखिरी मोहर लगा रहा हो। दूसरी तरफ धानी का दिल जैसे बिखर कर जमीन पर गिर चुका था। सरला चाची, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? उसकी रुलाई भरी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। आप जानती थी ना कि मैं साहिल से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। फिर आपने मुझे सख्त दिल इंसान के साथ क्यों बांध दिया? सरला जी ने उसकी बात पर लंबी सांस भरी और मुलायम लेकिन भारी आवाज़ में कहा, धानी, वेदांत चौधरी का फैसला इस गांव में आखिरी फैसला होता है, और ये बात समझ लो कि गांव का वारिस तुमसे शादी करके तुम पर एहसान नहीं बल्कि इज्जत दे रहा है तुम्हें। मेरा बेटा शायद तुम्हें वो सुख न दे पाता जो वेदांत तुम्हें दे सकता है। फिर उन्होंने धानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अपनी हैसियत समझो। अब तुम वेदांत चौधरी की बीवी हो चुकी हो, और शायद वो तुम्हारे बाप लल्लन पर रहम कर दे। जाओ, जाकर उससे अपने बाप की ज़िंदगी की भीख मांगो। ये सुनकर धानी की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
सरला जी ने उसे खींचकर वेदांत के बिल्कुल पास लाकर खड़ा कर दिया। वेदांत अभी लल्लन पर अपना फैसला सुना नहीं वाला था, लेकिन उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि उसकी नई नवेली दुल्हन कुछ देर पहले किसी और मर्द के नाम पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रही थी, और ये बात उसके अंदर की आग को और भड़का रही थी। जैसे अब वो किसी भी कीमत पर धानी को ये भूलने नहीं देगा कि उसने उसकी मर्दानगी और उसकी शान को चुनौती दी थी। उसके अंदर जैसे तूफान उठने लगे। ये मेरी बीवी बनकर किसी गैर मर्द का नाम अपनी जुबान पर कैसे ला सकती है? लल्लन जो अपनी सजा का इंतजार करते हुए कांप रहा था, तभी सरदार भानु चौधरी का बेटा वेदांत चौधरी कदम दर कदम उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बही सख्ती और बही रौब था। ये मत समझना कि तुम्हारा दामाद बनकर मैं तुम्हें कोई रियायत दूंगा। अपने फैसले से पीछे हट जाऊंगा। वेदांत चौधरी कभी कमज़ोर नहीं रहा। इतने में ही पुलिस की गाड़ियों के हॉर्न गूंजने लगे। वेदांत ने ठंडी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें पुलिस की कस्टडी में सौंप रहा हूँ। तुम्हारा फैसला अब कानून करेगा। मुझसे किसी भी नरमी की उम्मीद मत रखना। अगर फैसला मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त फांसी पर लटका देता, लेकिन शायद पुलिस के हाथ लगकर तुम्हारी ज़िंदगी के 2-4 दिन बढ़ जाएं, तो जी लो अपनी बची हुई सांसें। ये कहकर उसने अपनी काली शॉल अपने कंधों पर कसकर डाली और आगे बढ़ने लगा, मगर एक पल के लिए रुका, पीछे मुड़ा। धानी सिर झुकाए खड़ी थी। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ओह, तो तुम्हें सिर झुकाना भी आता है? मुझे तो लगा था तुम्हारी गर्दन में कोई लोहे की रॉड फंसी है। शादी के बाद ये उसका पहला तंज था, चुभता हुआ, तीखा और अहंकार से भरा। अब चलो गाड़ी में बैठो, तुम्हें विदा करने के लिए यहाँ कोई बैंड बाजा नहीं आएगा। कहते हुए वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। धानी ने होंठ भींचे और चुपचाप उसके पीछे चली। उसने पीछे का दरवाज़ा खोला। अंदर बैठने ही लगी थी कि वेदांत की आवाज़ बिजली की तरह गूंज उठी, ओ मैडम, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, सामने आकर बैठो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यही वो लड़की है जिसने सारी पंचायत के सामने उसके फैसले को चुनौती दी थी। एक छटांग भर की लड़की, लेकिन उसकी हिम्मत पहाड़ जैसी थी। उसे सारा गुस्सा तो इसी बात का था। अभी तो वेदांत चौधरी को उस पर अपना गुस्सा उतारना था। वो उसके साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। चेहरा अब भी अपनी चादर से ढका हुआ था। वेदांत कुछ देर तक चुपचाप ड्राइव करता रहा, मगर फिर उसे देखने की ख्वाहिश उसकी बेचैनी बढ़ाने लगी। अपनी चादर उतार दो, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर मर्द नहीं। उसकी आवाज़ जरा नरम थी, मगर धानी सुनते हुए कांप गई। मैं नहीं उतारूंगी चादर। ये जिद तो आपको शादी से पहले करनी चाहिए थी। अब तो मेरी शक्ल जैसी भी है, स्वीकार करनी ही पड़ेगी। वो साफ झुंझलाहट से बोली। अचानक वेदांत ने जोर से ब्रेक लगा दिए। चादर तो तुम्हें उतारनी ही पड़ेगी। मैं भी तो देखूं कि आखिर किस बात का इतना गुरूर है मेरी बीवी को कि अपने पति को जवाब देने में दो टूक बोलती है, और वो भी वेदांत चौधरी को। वो पूरा मुड़कर उसकी ओर घूरने लगा। धानी को उसका ये तरीका बेहद बुरा लगा। खून में तो ठाठ लिए फिरता था, मगर हरकतें बिल्कुल नीचे दर्जे की थीं। मैं नहीं उतारूंगी चादर। क्या कर लेंगे आप? पहले ही ज़बरदस्ती शादी की मुझसे, मैं तो किसी और को। खबरदार। वो शब्द अभी उसके होंठों पर ही थे कि वेदांत, जो अभी तक केवल उसे चिढ़ा रहा था, अचानक सचमुच गुस्से में भर गया। उसकी आंखें तपने लगीं। मेरी बीवी होकर किसी गैर मर्द का नाम जबान पर मत लाना। दोबारा ये नाम सुना ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? वेदांत चौधरी की पहुंच में आने के बाद तुम्हें सिर्फ मेरे नाम की माला जपनी है, और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। धानी एकदम से सिहर गई। वो सच में वेदांत को हल्के में ले रही थी। आज के बाद मेरे अलावा किसी और का नाम जुबान पर लिया तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे मुझे? तो छोड़ दीजिए। वैसे भी आपके साथ रहना कौन चाहता है? वो पूरे निडर अंदाज से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जैसे उसे चैलेंज कर रही हो। अच्छा, तो ये बात है। तुम मुझे सच में हल्के में ले रही हो? उतर जाओ गाड़ी से अभी के अभी। उसकी आवाज़ हुक्म जैसी थी, और धानी घबरा गई। क्या मतलब? मैं कहाँ जाऊँगी? उसकी नज़र सामने फैले सुनसान जंगल पर थी। कांटेदार झाड़ियाँ, वीरान हवा, और उस जगह की वही पुरानी दहशत कि यहाँ पर भूत प्रेत घूमते हैं। धानी की अकड़ भुरभुरी मिट्टी की तरह एकदम से बैठ गई। जहाँ जाओ तुम्हारी मर्जी, पर गाड़ी से उतरो अभी। उसने बिना रुके उसी सख्त लहजे में कहा, लेकिन वो ढीठ बनी बैठी रही। इस घने और भयानक जंगल में वो किसी भी कीमत पर उतर नहीं सकती थी। जब धानी पर असर न हुआ तो वेदांत खुद उतरा, उसके दरवाजे की तरफ आया और उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर खींच लिया।
मैं यहाँ क्या करूँगी? उसकी आवाज़ काँप रही थी। यहाँ तन्हाई में बैठकर सीखो कि अपने पति से सम्मान से कैसे बात करते हैं, और जब संस्कार आ जाए तब ले जाऊँगा तुम्हें। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जबकि धानी ने अब तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था। अचानक धानी की आंखें भर आईं। उसने उसे इतनी बेरहमी की उम्मीद न थी। गलती हो गई चौधरी साहब। भूल गई थी कि आपके जैसे जमींदारों के सामने हमारी क्या औकात होती है। उसकी टूटी हुई आवाज़ ने जैसे वेदांत के दिल पर कहीं हल्की सी चोट कर दी। ठीक है, फिर मेरे पीछे पीछे चलो, लेकिन गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा तुम्हें। वो इतना कहकर गाड़ी में बैठ गया और आगे बढ़ गया। धानी घबराते हुए, लगभग दौड़ते हुए उसके पीछे चलने लगी। उस डरावनी जगह पर अकेले रुकने का तो सवाल ही नहीं था। हवेली तक वो उसके पीछे पीछे पैदल चलकर आई थी। उसे तेज तेज सांसें चढ़ने लगी थीं। पूरे गांव में जिसके इंसाफ की गूंज सुनाई देती थी, वो अंदर से कितना जालिम और सख्त दिल था, ये कोई धानी से पूछता। हवेली पहुंचकर वेदांत चौधरी गाड़ी से उतरा। वह काबिल तारीफ स्टैमिना है तुम्हारा, मानना पड़ेगा। वो अपनी मूंछों को ताव देकर उसका मजाक उड़ाता चला गया। धानी पसीने में भीगी खड़ी थी। अपने कांपते हाथों से अपना नकाब उतारना चाहा कि वेदांत ने उसकी पतली उंगलियों को एकदम पकड़ लिया। कोई ज़रूरत नहीं उतारने की। इस वक्त तो तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए मेरे पास कोई ख़ास चीज़ मौजूद नहीं है। उसका लहजा अभी धीमा था, मगर धानी की रूह तक कांप गई। पहले हवेली चलो, सबको तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, और तुम्हारा चेहरा वो मैं अकेले में देखूंगा। उसके कानों के बिल्कुल पास आकर उसने जिस तरह से ये बात फुसफुसाई थी, धानी के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो ना चाहकर भी उसके पीछे चलने लगी। दिल में बस एक ही खौफ था, इस आदमी के साथ उसकी ज़िंदगी कैसे तकलीफ से गुजरेगी। ये सोच कर ही उसके जिस्म में ठंडी सी सनसनी दौड़ गई। वेदांत चौधरी अंदर दाखिल हुआ। मीना जी उसे देखकर मुस्कुराई। मेरा बेटा आ गया। अरे गायत्री, जल्दी से वेदांत के लिए ठंडा पानी लाओ। जल्दी से वो उसके पास आई, उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर चूमा। जीते रहो मेरे बच्चे। वेदांत अपनी मीना आंटी से खुशी खुशी मिला। वो उसके लिए माँ का दर्जा रखती थीं, क्योंकि वेदांत के माता पिता के निधन के बाद मीना जी ने ही उसे पाला था। वो कोलकाता में अपने पति नूतन और बेटी रीबा के साथ रहती थीं, मगर रीबा की छुट्टियों की वजह से वो कुछ दिन पहले ही हवेली आई थीं, और इस बार तो उन्होंने कोई फैसला करके ही जाने का इरादा कर रखा था। अरे, क्या सारा प्यार अपने बच्चे पर ही निछावर करना है? आपने तो मुझे देखकर कभी मेरा माथा नहीं चूमा। अचानक लॉन्ज में रीबा व्हीलचेयर धकेलती हुई आई। दुबली पतली मॉडर्न लड़की। वेदांत को देखकर उसकी आंखों में तारे चमक उठे। अपनी माँ को चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली थी। वो मुस्कुराकर पलटी। ये तो साफ है वेदांत चौधरी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और तुम भी नहीं रीबा। वेदांत मीना जी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, मगर दिल में हल्का सा मलाल था। अगर मीना जी को पता चला कि मैंने उनकी अनुमति के बिना विवाह कर लिया तो? अचानक किसी ख्याल से वो पीछे मुड़ा। धानी सिर झुकाए अंदर प्रवेश कर चुकी थी। वेदांत सोच चुका था कि उसे कैसे परिचित करवाना है। अरे, मैं बताना भूल गया, इनसे मिलिए, ये हैं धानी। आज के बाद ये इसी घर में रहेंगी। आओ धानी, अंदर आओ, शर्माओ नहीं, इसे अपना ही घर समझो। वेदांत की बात सुनकर जहाँ दादी जी ने अपनी आंखें साफ की, वहीं मीना जी और रीबा चौंक कर उसे देखने लगीं। वो साधारण सा प्लाजो कुर्ता पहने, चेहरा चादर में ढके खड़ी थी, मगर इससे पहले कि वो कोई सवाल करती, वेदांत ने उसकी अहमियत साफ कर दी। मैंने इसे दादी जी के लिए ख़ास केयर टेकर के तौर पर रखा है। आज के बाद ये दादी जी के साथ साय की तरह रहेगी, उनकी हर ज़रूरत का अच्छे से ख्याल रखेगी, ताकि मुझे आपकी तरफ से कोई फिक्र न रहे दादी। अंत में वो दादी जी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया, उनका आशीर्वाद लिया। जीते रहो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। दादी जी और धानी जहाँ खड़ी थी वहीं इंसल्ट के मारे ज़मीन में गड़ गई। तो ये थी उसकी औकात। वो यहाँ वेदांत चौधरी की ज़िंदगी में उसकी बीवी बनकर नहीं, बल्कि एक नौकरानी बनकर आई थी। वो चाह कर भी सबके सामने वो सच्चाई नहीं बता सकी जिसे कबूल करके वो वेदांत के पास आई थी। रीबा ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा। ये नकाब क्यों ओढ़ रखा है? यहाँ कैसी शर्म? चादर उतारो और काम पर लग जाओ। मीना जी ने भी तल्ख लहजे में उसे डांटा, और धानी बस पत्थर बनी खड़ी रही। अरे मीना, क्या हो गया है? क्यों डांट रही हो बच्ची को? दादी जी बोली। वेदांत इसे मेरे लिए लेकर आया है तो इसे मैं संभालूंगी, तुम दोनों इस पर हुक्म मत चलाना। दादी जी गुस्से भरे अंदाज में बोली। आओ बिटिया, इधर आओ।
मेरे पास दूर क्यों खड़ी हो? मैं तो तुम्हें बेटी बनाकर रखूंगी। भगवान बुरी नज़र से बचाए, कहीं से भी ये नौकरानी नहीं लगती। दादी जी अपनी व्हीलचेयर धकेलती धानी के पास आईं। वेदांत ने एक नज़र उस पर डाली, फिर आगे बढ़ गया। उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। उस लड़की की गुस्ताखी की यही सज़ा होनी चाहिए थी। रात को वो दादी के कमरे में आया। दादी आंखों पर गोल चश्मा लगाए सामने टीवी देख रही थी और हाथ में चाय का कप था। अरे अरे आओ बेटा वेदांत, चाय पियोगे? बहुत अच्छी चाय बनाई है धानी ने। बेटा तुमने तो मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी सुलझी और सलीके वाली। अरे धानी बेटा कहाँ रह गई हो? वेदांत के लिए चाय ले आओ। वो वहीं दादी के पास कुर्सी पर बैठ गया। उन्हें क्या बताता कि वो नौकर नहीं बल्कि उसके विवाह में आ चुकी है, जिसे उसने अब तक देखा भी नहीं था। उसे इतना तो पता था कि यह खबर जल्दी ही उसकी हवेली तक पहुंच जाएगी, क्योंकि पूरे गांव को पता था उसने धानी से शादी की है। लेकिन फिलहाल अभी उसने अपने मुंह से घर वालों को कुछ नहीं बताया था। इतने में वो कमरे में आई, हाथ में चाय का कप पकड़े कदम कदम बढ़ाती वेदांत के पास आई। वेदांत उसे देखकर जैसे सांस लेना ही भूल गया। बड़ी बड़ी काली आंखों के नीचे छोटी सी घमंडी नाक और गुलाबी कटावदार होंठ, सफ़ेद गालों पर शर्म की हल्की लालिमा उभर आई थी। उसने एक झिझकती नज़र वेदांत पर डाली और चाय का कप उसकी ओर बढ़ा दिया। मगर वेदांत तो अभी तक ट्रांस में था। उसने जीवन में कई खूबसूरत चेहरे देखे थे, रीवा भी किसी से कम नहीं थी, मगर ऐसा मासूम, बेदाग और धुला धुलाया साफ शीशे की तरह दमकता चेहरा शायद ही उसने पहले कभी देखा हो। उस पर सच में घमंड जचता था और वो इस काबिल थी कि वेदांत चौधरी की बीवी होने के पद पर घमंड के साथ काबिज हो सके। चाय का कप पकड़े वेदांत अभी तक उसकी तरफ से नजरें नहीं हटा सका था। आओ बेटा इधर मेरे पास बैठो। दादी तो उस पर फिदा हो रही थी और वेदांत की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। वेदांत बेटा इसे कहो आज से ये मेरे पास ही रहे, मेरे कमरे में रहेगी। कैसी बातें कर रही हैं दादी? इसकी जगह तो स्टोर रूम में होनी चाहिए। ये आपकी नौकरानी है। धानी को चिढ़ाने वाले अंदाज में वेदांत बोला। उसने चोर नज़रों से धानी के चेहरे को देखा, जहां हल्की हल्की गुस्से की लाली उभर आई थी, और ये गुस्सा ही तो वेदांत देखना चाहता था। वो गुस्से में और भी लाल हो गई थी, मगर शायद वो धानी को और तंग करना चाहता था। नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो? ये कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती, बल्कि ख़ानदानी है और बिन माँ बाप की बच्ची है। अरे क्या ज़रूरत थी इसके पिता को पुलिस से पकड़वाने की? उसे माफ़ कर देते। इस बच्ची का अकेला सहारा भी तुमने छीन लिया। अच्छा, तो ये आते ही मेरी शिकायतें लगाने बैठ गई। और क्या क्या बताया इसने आपको? वेदांत ने माथा टेका। और क्या रह गया बताने को बेटा? इतनी दुख भरी कहानी सुनाई, मेरी तो आंखें नम हो गईं। बस अब मैं इसे अपने पास ही रखूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी। दादी तो सर से पैर तक उसकी मोहब्बत में बंध चुकी थी। ठीक है दादी, आप आराम करें और तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारा ठिकाना दिखा दूं। वो जो दादी के साथ चिपकी बैठी थी एकदम से हड़बड़ा कर उठी। बेटा क्यों ले जा रहे हो इसे? मेरी तन्हाई दूर करने के लिए लाए थे ना। इसे यहीं मेरे पास रहने दो, यहीं सो जाएगी। मगर मैं इसे स्टोर रूम में नहीं जाने दूंगी, बेचारी डर जाएगी अकेली। दादी ने फिर से उसकी वकालत की। इतनी भी बच्ची नहीं है कि डर जाए, और मैं इसे गेस्ट रूम में लेकर जा रहा हूँ, स्टोर रूम में नहीं। बेफिक्र रहें और अब आप आराम करें प्लीज़। धानी चलो मेरे साथ। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। उस व्यक्ति पर उसे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि कहीं वो फिर से उसे जंगल में न छोड़ दे। यही सोचकर वो सच में डर गई थी। क्या पट्टियाँ पढ़ाई हैं तुमने दादी को कि वो तुम्हारे कसीदे पढ़ने लगी हैं? गेस्ट रूम में लाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ बढ़ा। वो जो सहरकर दीवार के साथ लगी थी, एकदम बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, बस वो जो पूछती गई मैं बताती गई। और आप परेशान मत हो, मैं कभी भी किसी से हमारे बीच के संबंध का जिक्र नहीं करूँगी। मुझे अपनी औकात अच्छे से पता है चौधरी साहब। उसने शायद अपनी हार मान ली थी। वो कदम कदम उसकी तरफ बढ़ाता गया। अच्छा, मगर मुझे तो पता है ना कि तुम मेरी क्या हो और मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ इस तन्हाई में। वो उसका हुस्न देखकर जैसे बहकने लगा था। उसकी आंखों के मचलते जज्बात देखकर धानी का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। नहीं, आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपकी विनती करती हूँ। क्यों? डर लग रहा है मुझसे कि खा ना जाऊँ तुम्हें? और वैसे भी तुम्हारी मुँह दिखाई तो अभी नहीं दी मैंने। वो उसकी ठोड़ी तले अपनी हथेली रखे, उसका नाजुक चेहरा ऊपर उठा गया। वो करीब से तो और भी जानलेवा लग रही थी। मेरा हर हुक्म मानती रहोगी
तो तुम्हें शहजादियों की तरह रखूंगा। अगर इनकार करोगी तो तुम जानती हो ना कि मेरा दूसरा रूप तुम सह नहीं सकोगी। वो अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए उसे और भी डराते हुए बोला। वो इस डरे हुए रूप में और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। और क्या फुर्सत से बनाया था उसे बनाने वाले ने। वो हर रूप में ही कातिल लगती थी। वेदांत का मन उसके लाल अनारी होठों को छूने के लिए मचलने लगा। क्या किसी के होंठ इतने नेचुरल लाल भी हो सकते थे? उसने अपनी उंगली के पोर से उसके होंठ को छुआ था और इस छुअन पर वो बिदक उठी थी, लेकिन बेबस थी। वो उसके इतना करीब था और दोनों हाथों को दीवार से टिकाए वो अपने घेरे के कैद में किए हुए था कि वो कहीं जा नहीं सकती थी। बेबसी के मारे धानी की आंख से कांसू टपका। उसे अपनी इतनी बेबसी पर रोना आ रहा था। इसीलिए तो उसे जमींदारों और चौधरी लोगों से डर लगता था, उनसे नफरत थी, क्योंकि वो अपने से कमतर जज्बातों को जूती की नोक पर रखते थे। उफ, ये रोना तो बंद करो यार। तुम्हारा ये रूप मुझे और बहका रहा है। धानी की होंठ धीरे से कपकपाए। आंसू लुढ़ककर उसके होंठ के किनारे पर रुक गया था और ऐसा लगा जैसे गुलाब की पत्तियों पर ओस के मोती चमक रहे हों। और अब तो वेदांत खुद पर काबू कर ही नहीं सकता था। आंखें बंद करके वो उसके होंठ का मोती अपने होंठों से पी गया। गर्म सांसें और दहकते होंठ धानी को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा वजूद दहक उठा था। वो अपनी सांस रोक गई थी। कुछ पल के बाद उससे थोड़ा सा दूर हटा था। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहूँगा। अब आंसू साफ करो जल्दी से। वो 2 कदम पीछे हटा। शायद उसे सच में इस नाजुक सी कली पर तरस आ गया था। आज तो पीछे हट गया हूँ, मगर याद रखना ज़्यादा देर तक तुम दूर नहीं हटा सकोगी मुझे, और आज के बाद तुम इसी कमरे में सोओगी। दादी कहें भी तो उन्हें इनकार कर देना, समझी। वो उसे हुक्म देता बाहर चला गया और धानी की जान में जैसे जान वापस लौट आई थी। वो जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, रीबा सामने सोफे पर टांग रखकर बैठी थी। वेदांत उसे देखकर हैरान हुआ। घड़ी पर समय देखा तो 11 बज रहे थे। खैरियत, तुम इस समय मेरे कमरे में? वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। क्यों, क्या किसी और का हक है इस कमरे पर? वो बड़े मान से बोली। ऐसा कब कहा मैंने? बस आज बहुत थक गया हूँ यार, सोना चाहता हूँ। वो निढाल सा बिस्तर पर गिरा था। लेकिन वेदांत, मैं तो तुम्हारे साथ मूवी देखने का प्लान कर रही थी। लेकिन तुम तो बहुत बोरिंग हो यार। वैसे सारा दिन पंचायत में फैसले सुनाते हो और रात को आते ही सो जाते हो। कैसे गुजरेगी हमारी? वो उसे चढ़ाते हुए बोली। तो कौन कह रहा है मुझ जैसे बोरिंग इंसान के साथ समय बिताने को? क्या करूं, दिल जो आ ठहरा है तुम पर, तो कोई और समाता नहीं इसमें। रीबा की बात सुनकर वेदांत की आंखों में एक मासूम सा अक्स ठहर गया। सच कहती हो, दिल तो बस अपनी मनमानी करता है। वो होठों के नीचे धीरे से मुस्कुराया। अच्छा वेदांत, तुम्हें पता है ना मम्मी यहाँ किस मकसद से ठहरी हैं? तुम कब सीरियस होगे आखिर हमारे रिश्ते को लेकर? रीबा ने खुलकर बात की तो वो एकदम से परेशान हो गया। ये सच था, रीबा उसकी मनपसंद और एक अकेली दोस्त थी। मीना आंटी की ख्वाहिश को भी वो अच्छे से जानता था, मगर न जाने क्यों उसने कभी अपने दिल को यूं बेख्तियार होना महसूस नहीं किया था जो आज किसी और के लिए किया था। वो जो अब उसकी बीवी थी, उसकी जागीर थी। देखो रीबा, तुम शहर की रहने वाली हो, गांव तुम्हें बोरिंग लगता है और मैं भी। फिर तुम क्यों अपनी ज़िंदगी एक बोरिंग इंसान के साथ बिताना चाहती हो? क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार करती हूँ यार, और प्यार में इंसान सब कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेता है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ जंगल में भी गुजारा कर लूँगी। बस तुम्हें सेहरा सजाने की तैयारी पकड़नी होगी। वो उसे वार्न करती कमरे से चली गई और वो सिर थाम कर बैठ गया। इस जज्बाती लड़की को कैसे समझाऊं कि वेदांत का दिल अब उसके अपने अधिकार में नहीं रहा। उसे पहली बार प्यार होने का एहसास हुआ था जो बहुत दिल फरेब था। धानी को तंग करने का तो अलग ही मजा था। उसके नरम होठों के स्पर्श उसके ख्यालों में आया तो वो दोबारा से मदहोश हुआ था। उसे अपनी बाहों में समेटना चाहता था, लेकिन जानता था वो अभी छोटी है, इन जज्बों से अनजान है। धीरे धीरे ही वो उस पर अपनी मोहब्बत जाहिर करना चाहता था। अब वो उसे और परेशान करने के बारे में सोचने लगा। सुबह नाश्ते की मेज पर वो बैठा बार बार उसी को देख रहा था जो किचन में खाना बनाने में बिजी थी। रीबा उसके पहलू में चिपकी नाश्ता कर रही थी। धानी, वेदांत का नाश्ता ले आओ जल्दी से, मीना जी उसे पुकारती हुई बोली। बड़ी ही सुस्त लड़की है, एक काम 100 बार कहो तब जाकर करती है। जब से वो यहाँ आई थी माँ बेटी की आंखों में खटक रही थी। वो जल्दी से आई और वेदांत के आगे पराठा रख दिया।
मेरे लिए भी चाय ले आओ। रीवा ने नया हुक्म शुरू किया तो वो फिर से किचन में जाकर गायब हो गई। वेदांत, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम तो जानते ही हो कि मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला है, और माँओं का इतना हक तो होता है ना कि अपने बेटे की ज़िंदगी का फैसला कर सके। मीना जी ने बड़े मान से कहा था। जी आंटी, आप हुक्म करें, वो नरमी से बोला। बेटा, मैं सोच रही थी कि इन छुट्टियों में तुम्हारे और रीबा के रिश्ते को कोई नाम दे दूं, कोई छोटी सी रस्म कर देते हैं, मंगनी वगैरह। क्या ख्याल है तुम्हारा? फिर रीबा की पढ़ाई के बाद शादी कर लेंगे। वेदांत का निवाला एकदम से प्लेट में गिरा। वो इसी समय से डरता था कि कहीं आंटी उससे अपने एहसानों का हिसाब न ले लें। किचन से आती धानी के हाथों में चाय का कप बुरी तरह से हिलने लगा था। उसके चेहरे का रंग भी जैसे बदल सा गया था। अच्छा, तो मिस्टर मुझसे शादी करके इश्क की पतंगें कहीं और उड़ा रहे हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी ज़बान पर किसी दूसरे आदमी का नाम तक न लूं। वो उसे नापसंदगी से देखते हुए आगे बढ़ी। अरे अरे, मेरे बिना ही शादी ब्याह की बातों में लगे हो तुम लोग। दादी अपनी व्हीलचेयर धकेलती आईं। उन्होंने शायद मीना जी की बात सुन ली थी। आपकी राय के बिना हम भला कोई फैसला कर सकते हैं दादी? आइए नाश्ता करें, वेदांत ने हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें कहा। एक नज़र धानी के चेहरे पर भी डाली, जहां गुस्से की लाली फैल चुकी थी। दिल ने एक बीट मिस की थी। वो वेदांत के देखने पर इतनी नर्वस हुई कि चाय का कप उसके हाथ में बुरी तरह से हिलने लगा था और फिर छलक कर नीचे गिर गया। रीवा की कमीज पर भी कुछ छींटें पड़ गई थीं। वो एकदम से उछलकर खड़ी हुई। अंधी हो क्या? नज़र नहीं आता मेरा ब्रांडेड सूट खराब कर दिया? वो खौफनाक खतरनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी और उसे बालों से पकड़कर झंझोड़ डाला। जहां दादी का मुंह खुला वहां वेदांत कुर्सी से एकदम उठा और उसकी तरफ बढ़ा। कम ऑन रीवा, ओवर रिएक्ट मत करो, छोड़ो उसे। वो एकदम जलाल में आ गया था। वेदांत, इसे कहाँ से उठा कर लाए हो? इसमें तो बेसिक मैनर्स भी नहीं है। अगर चाय रीवा को जला देती तो? मीना जी भी गुस्से से भड़कीं। बस बस, बहुत हो गया माँ बेटी का ड्रामा। धानी, तुम इधर आओ मेरे पास। किसने कहा था इनके लिए नाश्ता बनाओ? बाकी के नौकर क्या मर गए हैं? तुम केवल मेरी सेवा के लिए लाई गई हो। सारा मूड खराब हो गया। दादी ने गुस्से से मीना जी और रीवा को देखा। उन्हें ये मॉडर्न और नाजुक मिजाज की माँ बेटी एक आंख नहीं भाती थीं। तुम्हें इसकी मैं जरूर सजा दूंगी, समझी तुम? धानी को चुनौती देती रीवा वहां से चली गई। वेदांत ने सुकून की सांस ली। वो रीवा की तबीयत से अच्छी तरह परिचित था। बात बात पर भड़क जाती थी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ दादी, आज शहर जाना है, जमीन के कुछ मामले निपटाने हैं। वो धानी को एक नज़र देखकर बाहर की ओर कदम बढ़ा गया। रात को जब वो देर से घर लौटा तो सीधे गेस्ट रूम की तरफ आया था। सारा दिन वो धानी को ही सोचता रहा। वो लड़की वेदांत के हवासों पर छा गई थी, मगर गेस्ट रूम खाली था। उसे थोड़ी सी हैरानी हुई, शायद दादी के कमरे में होगी। ये सोचते हुए वो कदम कदम बढ़ाता दादी के कमरे की ओर गया, मगर कमरे में हल्का अंधेरा था और दादी खर्राटे ले रही थी। उसे चिंता हुई कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। अपने कमरे में जाने के बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला तो सामने रीवा खड़ी थी, ब्लैक कलर के टॉप में पहने। वो जैसे सिर्फ उसके लिए तैयार हुई थी। वेदांत ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कह पाया। रीवा कहने लगी, आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। देखो ना, मौसम कितना प्यारा है। तुम्हारे साथ मुझे वक्त बिताना है। अब तो हमारे रिश्ते को नाम भी दिया जाना है। वो एक अदा से बोली और वेदांत चाहकर भी उसे कोई जवाब नहीं दे सका। वो वहीं सोफे पर बैठ गया तो वो उसके पास चिपक कर बैठ गई। वो काफ़ी बेबाक और मॉडर्न लड़की थी। रीवा वेदांत पर हक जताने से कभी भी पीछे नहीं हटती थी, मगर वेदांत के दिमाग में अभी भी धानी थी। वो सोचता रहा कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। अच्छा रीवा, तुम बैठो, मैं जरा धानी को चाय का कह कर आता हूँ, फिर मिलकर चाय पियेंगे, क्या ख्याल है? वो बहाना बनाकर वहाँ से उठा। नहीं, उसे तो तुम रहने ही दो, किसी काम की नहीं वो लड़की। वैसे भी उसे मैंने हवेली के पिछले हिस्से में भेज दिया है। सुबह उसने मुझसे बदतमीजी भी की थी, तो उसे उसकी औकात बताना जरूरी है। और क्या ज़रूरत थी उसे गेस्ट रूम में रखने की? उसकी जगह जहाँ है वो वहीं रहेगी। वो नाक से जैसे मक्खी उड़ाकर बोली तो वेदांत को धक्का लगा। वहाँ तो बहुत ठंड है रीवा, उसे कुछ हो न जाए। वो एकदम से बेचैन हुआ था तो रीवा ने उसे हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। नहीं मरेगी वो एक रात में, तुम प्लीज़ कहीं मत जाओ, ये मूवी हम मिलकर देखेंगे बस। वो उसके कंधे पर सिर रखकर मूवी देखने लगी और वेदांत चाह कर भी उसे झटक नहीं पाया, मगर बार बार वो धानी को ही सोच रहा था। रात के लगभग 2 बजे मूवी ख़त्म हुई
तो वेदांत ने राहत की सांस ली। अच्छा बेबी, अब मैं सोने जा रही हूँ। वो वेदांत के गाल पर हाथ रखकर उठी और गुड नाइट कहकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वो जल्दी से उठा और हवेली के पिछले हिस्से में बने स्टोर रूम में गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वहां बहुत ठंड थी। वेदांत को बड़ी चादर में भी ठंड महसूस हो रही थी। दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखा। उसे आवाज़ दी तो वो सामने दीवार से लगी गठरी की तरह बनी बैठी थी, किसी भी तरह के कंबल के बिना। वेदांत जल्दी से उसकी ओर बढ़ा, अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी। उसे रीबा पर बेहद गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी। धानी, आंखें खोलो प्लीज़। वो उसका चेहरा थपथपाता बोला। वो एकदम ठंडी पड़ चुकी थी, होंठ भी नीले पड़ रहे थे। वो उसे जल्दी से बाहों में उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जैसे कोई खंजर से छलनी कर रहा था। बस बहुत हो गया, अब मैं और अपने रिश्ते को नहीं छिपाऊंगा। कमरे में वो उसे बिस्तर पर लिटाकर कंबल उसके ऊपर करने लगा। वो थोड़ा सा कसमसाई थी। वेदांत का हाथ अभी तक उसके हाथ में था। धानी प्लीज़ उठो। वो उसका चेहरा थाम कर उसे झंझोड़ने लगा, जो ठंड से अभी तक कांप रही थी। कमरे में गर्मी होने के बावजूद भी उसका शरीर अभी तक ठंडा था। फिर वो उसके साथ लेटा और उसे खुद में समेट लिया। वो नाजुक सी लड़की न जाने क्यों सबकी अधीन रहती थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी और वो उसे यूं ही अपने आप में समाये कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह धानी की आंख खुली तो वो वेदांत को अपने पास यूं देखकर बुरी तरह चौंकी। उसे हल्का हल्का बुखार था और शरीर बेहद दर्द कर रहा था। रीवा ने उससे न जाने किस जन्म का बदला लिया था। शायद उसकी किस्मत में ही दुख लिखे थे और रात को न जाने वेदांत ने उसके साथ क्या किया था। ये सोच कर ही वो अचानक उठी और बिस्तर से उतरने लगी तो वेदांत ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और फिर अपने पास खींचा। कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हें अभी भी गर्मी की ज़रूरत है, लेटी रहो। वो उसे अपनी मजबूत बाहों में लेकर बोला। छोड़े मुझे प्लीज़, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो अचानक रोने लगी और वेदांत के दिल में एक तकलीफ सी उठी थी। रो क्यों रही हो? मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था, लेकिन अब वादा करता हूँ तुम्हें यह कोई भी परेशान नहीं करेगा। वो उसके आंसू पोंछता हुआ बोला। मेरी या फिर मेरे आंसुओं की क्या हैसियत है भला? मेरे नसीब में ही रोना लिखा है। आप अपनी ज़िंदगी चैन से बिताएं उस लड़की के साथ जो आपकी पारिवारिक पत्नी बनने वाली है। वो दुख से बोली। अच्छा तो तुम जेलस हो रही हो? वेदांत को उसका आग लगाता अंदाज राहत पहुंचा गया। मैं कौन होती हूँ जेलस होने वाली? मेरी हैसियत तो आपने पहले दिन ही साफ कर दी है। इस हवेली में वो अचानक उसे झटक कर बिस्तर से उठी। और मेरे दिल में तुम्हारी क्या हैसियत है ये जल्दी ही साफ कर दूंगा, मिसेज वेदांत चौधरी। वो उसके जाने के बाद मुंह में बड़बड़ाया। वो किचन में रीबा की फरमाइश पर पकौड़े तल रही थी। दादी अपने कमरे में थी और रीबा को बहाना मिल गया था उसे तंग करने का। उसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जिस तरह से वो उसे खाने वाली नज़रों से देखती थी, धानी नर्वस हो जाती थी। काम खुद ही बिगड़ जाता था। अब भी वो उसके सर पर खड़ी थी। आखिर किस बात की अकड़ है तुम में? 2 टके की नौकरानी वेदांत के कमरे में क्या करने गई थी इतनी सुबह सुबह? रीबा ने उसे कमरे से निकलते देख लिया था, तभी से उसकी क्लास ले रही थी। मैंने तो तुम्हें हवेली के पिछले हिस्से में भेजा था ना, फिर क्या सुबह सुबह उसके कमरे में मेरी शिकायत लगाने गई थी? और धानी बस चुपचाप अपना काम करती रही। क्या गूंगी बहरी हो, सुनाई नहीं देता तुमको? रीबा को उसका साफ गुलाबी चेहरा और भी गुस्सा दिला रहा था। वो जैसे उससे हीनता का शिकार थी। सूजी सूजी लाल आंखें उसके उदास हुस्न में जैसे 4 चांद लगा रही थीं। वो शाम से ही बुखार में थी, अब भी उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, मगर वो सब्र से खड़ी उसकी डांट सुन रही थी। आंखों के सामने बार बार अंधेरा सा छा जाता। वेदांत चौधरी अपने कफलिंग्स बंद करता नीचे उतरा था। वो बिल्कुल तैयार सा कहीं जाने की जल्द में लग रहा था। किचन से आ रही आवाज़ों ने उसका ध्यान उधर खींच लिया। कदम कदम चलता जैसे ही दरवाजे तक आया, रीबा जो पकौड़ा जल जाने पर धानी पर ताबड़तोड़ बरस रही थी, एकदम से खौलता हुआ तेल उसके चेहरे पर फेंकने ही लगी थी कि अचानक वेदांत बिजली की तेजी से उसके सामने आ गया और वो खौलता हुआ तेल वेदांत की बाह पर पड़ गया। सफ़ेद कपड़ों पर भी जगह जगह छींटे पड़ गए थे और धानी तो जैसे बिल्कुल सहम कर उसके पीछे खड़ी कांप रही थी। उसे रीबा से इस कदर बेदर्दी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और रीबा फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। उफ वेदांत, तुम्हारा हाथ। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर वेदांत ने उसका हाथ गुस्से से झटक दिया।
दादी और मीना जी भी किचन तक आ गई थीं। मुझे हाथ मत लगाना रीबा, तुम कितनी जालिम हो। अगर मैं ना आता तो तुम तो इसका चेहरा जला देती। ओ गॉड, आई कांट बिलीव यू। वो तो जैसे सदमे में आ गया था। अपना दर्द भूलकर इस बात पर हैरान था कि अगर वो सामने ना आता तो धानी का चेहरा जल चुका होता। क्या हो गया है, इस लड़की ने जरूर कुछ किया होगा, तभी तो रीबा को इतना गुस्सा आया। ये जब से हमारी हवेली में आई है तब से लगातार हवेली में बदशगुनी सी फैल गई है। मीना जी भी उस पर गुस्से से झपट पड़ी थीं। बस करें आप लोग, रीबा के इस जुल्म का कैसे बचाव कर सकती हैं। आज उसने जो किया है उसकी वजह से वो मेरी नज़रों से हमेशा के लिए गिर चुकी है। वो सीधे उसकी आंखों में देखकर फुनकारा था और रीबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार वेदांत चौधरी ने उस पर ही गुस्सा किया था और दादी तो जैसे हैरान रह गई थीं। अरे, जला दिया मेरे बच्चे को। इधर आ, मुझे दिखा कितना जला है बाजू। धानी बेटा, तुम जाओ जल्दी से फ्रिज से बर्फ़ लेकर आओ, बर्फ़ की सिकाई करो इस पर। अरे, कोई डॉक्टर को बुलाओ। दादी ने तो जैसे पूरी हवेली में कोहराम मचा कर रख दिया था। धानी को जैसे होश आया और वो दौड़ती हुई बर्फ़ लेने चली गई। प्लीज़ वेदांत, ऐसे मत देखो मुझे, काश तुम्हारी जगह मेरा बाजू जल जाता, रीबा ने भर्राए हुए लहजे में कहा। वेदांत की आंखों में उठती नफरत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिलहाल तुम बस इतना करो कि मेरी नज़रों से दूर चली जाओ, वरना मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम किसकी बेटी हो। ये कहते ही वो किचन से बाहर लॉन्च में चला गया। मीना जी ने तो दिल पर हाथ रख लिया। हालात जैसे उनके हाथों से फिसलते जा रहे थे। बेटा यहाँ आओ, मैं पट्टी बांध देती हूँ। तुम तो जानते हो ना, वो जरा गुस्से वाली है और तुम्हारे मामले में तो बहुत ही संवेदनशील है। सुबह से बेचारी किचन में खप रही थी, तुम्हारे लिए पकौड़े बना रही थी। मीना जी रीबा की तरफदारी करने लगी। और तुम एक नौकरानी को बचाने के लिए इतनी तकलीफ सह सकते हो? क्या ज़रूरत थी सामने आने की? आंटी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि बेटी की तरफदारी में आप इंसानियत को भूल जाएंगी। धानी बर्फ़ कपड़े में लपेटे उसके पास आई थी। क्या मैं ये लगा दूं जख्म पर? उसने धीरे से हिचकिचाते हुए पूछा। वेदांत ने आज उसके हिस्से की तकलीफ खुद पर सहकर जैसे ही साबित कर दिया था कि वो दूसरे सरदार लोगों जैसा नहीं है। उसका दिल उसके जख्म देखकर जल उठा था। मैं खुद लगा दूंगी अपने बेटे को, और तुम अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। पहले ही अफरा तफरी मचा दी है, मीना जी ने नफरत से कहा। धानी मीना जी की बात सुनकर आंसू पोंछते हुए वहाँ से जाने लगी कि तभी उसे वेदांत की आवाज़ सुनाई दी। इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो धानी। वेदांत ने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया और रीबा, जो ये सब देख रही थी, एकदम से सदमे में आ गई। उसकी छठी इंद्री पहले से ही उसे खतरे की घंटी बजा रही थी। बेटा, ये क्या कर रहे हो? क्यों इस 2 टके की नौकरानी की इतनी तरफदारी कर रहे हो? मीना जी ने सदमे में वेदांत चौधरी को देखा। ये 2 टके की नौकरानी नहीं है आंटी, ये धानी वेदांत चौधरी है, मेरी पत्नी। मेरे विवाह में है ये बात के सभी के ऊपर हैरत के पहाड़ तोड़ चुका था। क्या ये क्या बकवास है? मीना जी एकदम से सोफे से उठी थी और दादी के तो जैसे दिल की मुराद पूरी हो गई थी। उनके लिए ये खुलासा खुश करने वाला था। उन्हें तो वो पहले दिन ही भाग गई थी। ऐसी ही दुल्हन वो वेदांत के लिए चाहती थी। ये बकवास नहीं, सबसे बड़ा सच है। पंचायत में किए गए धानी के पिता के खिलाफ फैसले ने उसे लावारिस कर दिया था और ये उसके पिता की शर्त थी कि उसकी बेटी को कोई अपनाने वाला हो। इसीलिए मैंने सबकी राय को ध्यान में रखते हुए हाँ भर दी। मैं ऐसे सभी को अपने खिलाफ नहीं कर सकता था और ना ही मैं किसी लड़की को ऐसे बेसहारा छोड़ सकता था। मैं तब मजबूर था, मगर आज मुझे खुशी है कि मैंने धानी को चुना। ये मेरी पत्नी के रुतबे के काबिल है। उसका ये बात रीबा के दिल को जलाकर राख कर गया। वेदांत चौधरी, मैंने ये दिन देखने के लिए तो तुम्हें माँ बनकर नहीं पाला था ना। तुम जानते हो ना कि रीबा बचपन से तुम्हें चाहती है। वो तो मर जाएगी। मीना जी एकदम से रोने लगी थीं। मुझे माफ़ कर दें आंटी, मगर मैं अब किसी भी हालत में धानी से पीछे नहीं हट सकता। मैंने रीबा को हमेशा अपना दोस्त समझा है और आज जो उसने हरकत की है वो भी इसी दोस्ती का सम्मान था कि मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा, वरना ये बात माफ़ नहीं की जा सकती। मैं आपके एहसानों का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, मगर इसके बदले मैं अपना आप उसे नहीं सौंप सकता और ना मेरा दिल अब इस बात की अनुमति मुझे देता है। सॉरी। ये कहकर वो उठकर कमरे की ओर बढ़ गया। जलन की तकलीफ अब उसकी आंखों से जाहिर थी। दादी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थीं, इसीलिए उन्होंने धानी को उसके कमरे में भेजा। वो शर्ट उतारकर अब खुद ही पट्टी लगा रहा था। बहुत मुश्किल
बहुत मुश्किल से तकलीफ से उसकी आंखों में जाहिर हो रही थी। वो जल्दी से उसके पास आई। प्लीज़ मुझे पट्टी करने दें। वो उसके हाथ से बैंडेज थाम चुकी थी। जख्म काफ़ी फैला हुआ था। अगर ये तेल आज उसके चेहरे पर गिरता तो उसने सोचते ही एक झुरझुरी ली। वेदांत उसकी आंखों में देखकर जैसे सारी तकलीफ भूल गया था। वो उसका हाथ थाम कर उसे अपने पास बिठा गया। क्या अब भी मुझसे कोई शिकवा है तुम्हें? वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। तो क्या ये सब एक्टिंग हीरो बनने के लिए किया आपने? तो बहुत शुक्रिया, वरना आज तो मैं अपना मुंह किसी को दिखाने के लायक न रहती। सब मजाक उड़ाते आपका कि वेदांत चौधरी की बीवी चेहरा दिखाने के लायक नहीं, चाहे मैं नाम मात्र ही सही आपकी पत्नी हूँ। वो ना चाहते हुए भी गुस्सा हुई थी और वेदांत चौधरी हैरान हुआ। आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? किसी बात का असर होता ही नहीं, तुम पर उल्टा बदगुमान हो जाती हो। वो जैसे जी भरकर जल रहा था। तो क्या करूं? आपने यहाँ लाते ही मुझे सबकी नज़रों में दो कौड़ी का कर दिया था, नौकरानी बना दिया। आपको क्या लगता है कि नौकरानियों से किस तरह का सलूक किया जाना चाहिए? उसकी नाराज़गी की असली वजह अब सामने आ गई थी। अच्छा तो ये बात है, दादी की सेवा को तुम इतना तुच्छ समझती हो? बल्कि सच पूछो तो मैं तुम्हें उनके लिए ही शादी करके लाया था। उन्हें बिल्कुल तुम्हारी जैसी पत्नी मेरे लिए चाहिए थी। अगर मैं शादी करता तो ऐसे ही किसी लड़की से करता जो मुझे संभाल सके और ख़ासकर दादी को संभाल सके, उनका अकेलापन दूर कर सके। अगर तुम इस चीज़ को कमतर समझती हो तो ये तुम्हारी अपनी सोच है। धानी उसकी बात सुनकर शर्मसार हो गई। मुझे उनकी सेवा करने में कोई लज्जा नहीं है, बल्कि वो तो मुझे अपनी दादी जैसी लगती हैं, नरम दिल, खुले दिल वाली, प्रेम करने वाली। वो उसके बाजू पर पट्टी बांधती हुई बोलने लगी। उसकी संगत का एहसास बहुत गहरा था कि दानी के हाथ कांपने लगे। अरे तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो यार। अरे तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो यार। वो मासूम नहीं हो जितनी दिखती हो, वो उसे अपने करीब खींचता हुआ बोला। और इससे पहले कि वो उस पर हावी होता, धानी अचानक उठी। आप एक बार डॉक्टर को दिखा दें। मैंने तो जितना करना था कर दिया। अब मैं दादी के कमरे में जा रही हूँ उनकी सेवा के लिए। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बता दें। वो मासूमियत से बोली तो वेदांत चौधरी धीरे से मुस्कुरा दिया। मैं अपनी बात में एक चीज़ जोड़ना भूल गया कि तुम केवल दिन के समय ही उनकी सेवा के लिए हो, रात के समय के लिए नहीं। वो शरारत से बोला। क्योंकि रात के समय मेरी सेवा करोगी। मैं सारा दिन थका हारा घर आता हूँ, इसलिए मुझे रात के समय तुम्हारी ज़रूरत होगी। वो अपना वाक्य पूरा करता बोला तो धानी के चेहरे पर लालिमा फैल गई। अचानक वो कमरे से बाहर भाग गई। दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। ये सच था कि उसने किसी और से प्रेम किया था। वो बचपन से उसे पसंद करती थी और वो भी उसमें रुचि रखता था। मगर वेदांत चौधरी की पत्नी बनने के बाद उसने एक बार भी साहिल के बारे में नहीं सोचा था। शायद विवाह के रिश्ते में इतनी शक्ति होती है कि स्त्री अपने पुरानी प्रेमी को बहुत पीछे छोड़ देती है। मगर वेदांत चौधरी के व्यवहार ने उसे बहुत तकलीफ दी थी और आज जब उसने हर उस तकलीफ का मुआवजा कर लिया तो धानी का दिल जैसे पारदर्शी शीशे की तरह हो गया था। मुस्कुराती हुई वो दादी के कमरे की ओर बढ़ गई। रास्ते में वो रीवा से टकराई जो खून भरी नज़रों से उसे देख रही थी। मैं देखती हूँ कि तुम कब तक वेदांत चौधरी के दिल पर राज करोगी। ये बस कुछ समय के लिए गुस्से में है, मगर इतनी पुरानी दोस्ती इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करता है, मगर अभी नाराज़ है और मैं उसे मना लूँगी। तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। वो उसे धमकी देती वहाँ से चली गई, मगर धानी जानती थी कि वेदांत चौधरी की नज़र और दिल में केवल और केवल वही बसी हुई है। इतनी तो उसे पहचान थी। वो एक गहरी सांस लेते हुए दादी जी के कमरे में गई तो दादी जी खुशी खुशी उसे गले लगाकर मिली। वेदांत चौधरी बड़ा छुपा रुस्तम है। उसने तो अपनी दादी को भी इस रहस्य के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। मगर मुझे खुशी है कि उसने तुम्हारी जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। मुझे तो तुम पहली नज़र में ही कोई परिवार वाली ख़ानदानी लड़की लगी थी और उम्र का फ़र्क कोई इतना मायने नहीं रखता। बेटा, मेरा पोता तुम्हें बहुत खुश रखेगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए आज पहली बार प्यार देखा है। उसके प्यार को ठुकराना मत, क्योंकि वेदांत चौधरी से प्यार हर औरत के हिस्से में नहीं आ सकता। वो धानी को गले लगाकर बोली तो धानी के दिल में जैसे एकदम से शांति से उतर गई थी। उसे अब किसी की धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर उसकी किस्मत में कोई शांति और खुशियों का पल लिखा था तो उसे कोई टाल नहीं सकता था। ईश्वर पर उसे पूरा भरोसा था। बेशक वो इंसान को उसकी क्षमता से ज़्यादा नहीं आजमाता।
मीना जी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर लॉन्च में टांग पर टांग रखकर बैठी थीं। उन्हें बड़ा मान था कि वेदांत चौधरी उन्हें रोक लेगा। दादी जी ने उन्हें अफसोस से देखा। देखो मीना, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे वेदांत पर बहुत एहसान है। तुमने उसे तब गोद में उठाया जब उसके सिर से माँ बाप का साया उतर गया। मगर तुम खुद ही बताओ कि ये सब कुछ तुमने उसी लिए किया था ना, कि अपनी बेटी का रिश्ता तुम उससे कर सको। ये तो फिर दोगलापन हुआ ना। वैसे भी मैंने वेदांत की आंखों में देखा है, उसने कभी भी रीवा को उस नज़र से नहीं देखा जैसी नज़र से एक पुरुष एक महिला को देखता है। और रीवा की कल वाली हरकत ने तो उसे वेदांत की नज़रों में ही गिरा दिया है। तो बेहतर होगा कि तुम उसे लेकर वापस शहर चली जाओ। मैं अभी जिंदा हूँ, उसकी सरपरोशी कर रही हूँ। भानु चौधरी वेदांत को मुझे सौंप कर गया था और मैंने उसकी शिक्षा व परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर उसने अपनी मर्जी कर ली है तो मैं खुले दिल से उसका निर्णय स्वीकार करती हूँ। तुम भी कर लो तो बेहतर। मैं इस रविवार को वेदांत चौधरी का विवाह समारोह धूमधाम से कर रही हूँ। अगर तुम वास्तव में उसे अपना बेटा मानती हो तो उसकी इच्छा का सम्मान भी रखो, वरना फिर अपने और परायों में क्या फ़र्क रह जाएगा। दादी जी मीना को आश्चर्य के सागर में डुबोकर वहाँ से चली गईं और मीना जी ने जैसे हार मान ली थी। वो वेदांत चौधरी को जानती थी, वो कभी भी उस लड़की से पीछे हटने वाला नहीं था। मगर असली समस्या तो रीवा थी। वो कैसे उसके बिना जिएगी, ये सोचकर वो सिर पकड़कर बैठ गईं। वो दादी जी के कमरे में बैठा था और धानी न जाने कहाँ थी। 2 दिन से वो वेदांत को कहीं दिखाई नहीं दी थी। वो जब भी हवेली आता तो वो कहीं गायब हो जाती, जैसे उसकी धमकी से वास्तव में डर गई हो। वो वाकई बहुत मासूम थी। वो वेदांत को चाहने लगी थी, लेकिन उसकी संगत से डरती थी। लेकिन नादान थी, ये नहीं जानती थी कि वो कब तक वेदांत से बचकर रह सकती थी। एक न एक दिन तो उसे वेदांत की बाहों में ही आना था और उसकी मोहब्बत की शिद्दत को भी सहना था। वेदांत बेटा, तुम मीना और रीवा की टेंशन मत लो। उससे मैंने बात कर ली है। वो भी अपनी बेटी की वजह से मजबूर है और उसका दुख करना बनता भी है। मगर क्या कर सकते हैं, किस्मत से कोई लड़ नहीं सकता। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारा और धानी का वैवाहिक समारोह रखूं। इससे रविवार को पूरी शान और शौकत के साथ धानी को इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? अरे कैसी बातें कर रही हैं दादी, भला मैं क्यों आपत्ति करूँगा? वो इधर उधर देखता हुआ बोला। न जाने वो कहाँ छुप कर बैठी थी। जिसे ढूंढ रहे हो वो आज रात को तुम्हारे कमरे में पहुँच जाएगी। लेकिन बस तुम उसका ख्याल रखना, बच्ची है वो, तुमसे पूरे 11 साल छोटी है। अगर नादानी में उसे गलती हो जाए तो उसे सजा मत देना, क्योंकि पत्नी पत्नी होती है। दादी जी शरारत से बोली तो वेदांत मुस्कुरा दिया। अनुमति देने के लिए धन्यवाद दादी। आप परेशान ना हो, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, ना उसे और ना आपको। वो एकदम से उठा। अच्छा दादी, अब मेरे हाल पर तरस खाएं और मेरी पत्नी को भेज दें मेरे कमरे में। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसका। वो लाचारी से ठंडी आह भरते हुए कमरे से चला गया और दादी जी धानी को आवाज़ देने लगी, जो पर्दे के पीछे छुप कर बैठी थी। धानी बेटा, मेरा पोता कोई जालिम दैत्य नहीं है, बहुत प्रेम करने वाला है। तुम क्यों डर रही हो उससे? ये आँख मिचौली का खेल ख़त्म करो और जाओ, इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। और धानी की जान जैसे लबों पर आई थी। मगर दादी जी, आपको मेरी ज़रूरत होगी, मैं आपके पास रहूँगी। वो डरते हुए बोली तो दादी जी को हंसी आ गई। अरे पागल, नादान हो तुम बिल्कुल ही। अगर तुम नहीं जाओगी तो वो खुद आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। जाओ बेटा, भगवान खुश रखे तुम्हारी जोड़ी। दादी जी उसे आशीर्वाद देने लगीं तो वो ना चाहते हुए भी उसके कमरे की ओर बढ़ गई। रीवा और मीना शहर चली गई थीं और धानी ने जैसे सुकून की सांस ली थी। मगर असली समस्या तो कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वेदांत चौधरी वॉशरूम से निकला था। गीले बालों को तौलिए से रगड़ रहा था। उसका ये रूप किसी भी लड़की को पागल कर देने के लिए काफ़ी था। धानी भी कब तक उससे बच सकती थी भला। वो सोफे पर बैठी बेचैनी से उंगलियां चटकाने में लगी हुई थी। वेदांत को उसकी हालत देखकर मजा आ रहा था। वो कदम कदम उसके करीब आया, उसके पहलू में बैठ गया। उसके कंधों की महक धानी के पूरे वजूद को महका रही थी। नर्वस क्यों हो रही हो? इतना कहकर वो उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ कर बोला। नहीं तो मैं तो नर्वस नहीं हो रही। और आपका घाव कैसा है? उसने बात बदलने की कोशिश की। जब मसीहा पास बैठा हो तो घाव की परवाह किसे होती है? उसने उसके माथे पर अपने होठों का स्पर्श रखते हुए मदहोश लहजे में कहा। आज वो किसी भी हालत में टलने वाला नहीं था और धानी को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। रिलैक्स हो जाओ यार,
इतना परेशान क्यों हो रही हो? और सुना नहीं तुमने दादी ने क्या कहा है? रविवार को हमारा रिसेप्शन है। इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में पूरी दुनिया को बताना है। ये बताना है कि कैसे एक छोटी सी लड़की ने वेदांत चौधरी को चारों खाने चित कर दिया। ये कहकर वो उठकर ड्रेसिंग तक गया, दराज खोली और कुछ निकाल कर फिर से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। धानी उसका ये अंदाज देखकर हैरान रह गई। वो डिब्बी खोलता है और उसमें से एक डायमंड नेकलेस निकालने लगा। ये तुम्हारी मुँह दिखाई है। जितनी तुम खूबसूरत हो तुम्हारे सामने ये तोहफा कुछ भी नहीं है, बहुत तुच्छ है। मगर ये मैंने बहुत दिल से सिर्फ अपनी नकचड़ी सी पत्नी के लिए बहुत प्रेम से खरीदा है। क्या मैं इसे पहनाने की हिम्मत कर सकता हूँ? उसने इतने दिल फरेब अंदाज में कहा कि धानी के वजूद में उसके लहजे की मिठास भर गई। वो उसके सामने झुकी तो वेदांत चौधरी ने उसकी सुराही जैसी गर्दन पर वो पहना दिया और उसके साथ एक जानलेवा गुस्ताखी भी कर गया। वेदांत के दहकते नरम होठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर पड़ते ही एक सिसकी धानी के लबों से निकली थी और आंखें बंद करते हुए उसने इस स्पर्श को महसूस किया था। आई लव यू जान। मैंने तुम्हारा चेहरा देखे बिना तुमसे इश्क किया है, पहली नज़र का इश्क। मैं अपने भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उसने तुम्हें मेरे लिए चुना। कहते हुए उसने बड़े प्यार से उसका दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा था। वो उसके सामने झुका, उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, वादा करता हूँ जब तक जीऊँगा तुमसे ही प्रेम करूँगा, तुम्हारा हर अधिकार पूरा करूँगा और इसीलिए मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। तुम सिर्फ वेदांत चौधरी के लिए बनी हो। वो बड़े प्यार से उसे बेड पर लेकर आया था। कुछ पल के लिए धानी को डर लगा था, लेकिन जिस कदर प्यार से वेदांत ने उसे छुआ था उसका सारा डर निकल गया था और अब खुद भी उसकी संगत में उसे सुकून महसूस हो रहा था। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है और ज़िंदगी की सड़क चाहे कितनी भी खुरदरी क्यों ना हो, एक पड़ाव ऐसा ज़रूर आता है कि सारे कांटे पैरों से चुन लिए जाते हैं और उसके बदले में ऐसी मसीहाई मिलती है कि इंसान की आत्मा सरशारी में डूब जाती है। धानी की ज़िंदगी में वेदांत चौधरी नाम का पड़ाव आ चुका था। उसके सफ़र की थकान अब ख़त्म होने वाली थी और ज़िंदगी खूबसूरत बनने वाली थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।